इस लेक्चर में 2 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है उत्कल दिवस। ये रिसेंटली न्यूज में था। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। उड़ीसा में मनाया जाता है उत्कल दिवस। प्राइम मिनिस्टर ने इन लोगों को ग्रीट किया, शुभकामनाएं दी। क्यों मनाया जाता है? जो अभी का मॉडर्न डे का स्टेट है उड़ीसा, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 में जो कटक सिटी है उड़ीसा में, वहाँ पे एक कनिका पैलेस है, एक महल है जिसका नाम है कनिका महल या कनिका पैलेस। वहाँ पे 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा है जो अभी का, ये एस्टेब्लिश किया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में। और इसमें प्रीडोमिनेंटली उड़िया स्पीकर पीपल थे, उड़िया लैंग्वेज बोलते थे। इसलिए 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा डे या उत्कल दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है उड़ीसा की हिस्ट्री, ये जानते हैं कब बना। देखो, ब्रिटिश ने नॉर्दर्न सिरकार जो रीजन है और उड़ीसा का साउथ कोस्ट रीजन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। कब? जब सेकंड कार्नेटिक वार हुआ था, दूसरा कार्नेटिक युद्ध हुआ था 1760 तक। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नदन सरकार और साउदर्न कोस्ट है उड़ीसा का, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ये देखो उड़ीसा, ये देखो उड़ीसा का जो ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया का जो ये इधर वाला रीजन है, इसे नदन सरकार बोलते हैं, नदन सरकार। तो आप याद भी रख सकते हो, उड़ीसा के साइड में जो कोस्ट है, कोस्टल एरिया को नदन सरकार, और ये सदर्न रीजन है जो, इसको ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब सेकंड कार्नेटिक वार हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला दिया। मद्रास जो प्रेसिडेंसी उनके पास थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो मद्रास रीजन में मिला दिया। और मद्रास पहले तमिलनाडु को बोला जाता था। ये इधर वाला रीजन है जो तमिलनाडु इधर, और ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु का ही पार्ट हुआ करता था, मद्रास नाम था। तो इसमें इसको मिला दिया था सदर्न रीजन को और नदन सरकार रीजन को। फिर 1803 में ब्रिटिश ने जो मराठा पीपल थे इस रीजन में रहते थे, कटक और पुरी रीजन में, उनको यहाँ से अलग कर दिया उड़ीसा रीजन से। कब? सेकंड एंग्लो मराठा वार के टाइम पे, जब दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उस टाइम पे पुरी और कटक रीजन से, उड़ीसा के पुरी और कटक रीजन से मराठा को यहाँ से निकाल दिया। फिर नदन रीजन और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थी उड़ीसा की, इनको बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया। नदन रीजन को और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा की, ये वाला रीजन जो नदन रीजन और वेस्टर्न रीजन, इसको मिला दिया बंगाल प्रेसिडेंसी में। और ये बिहार, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये सारा बंगाल प्रेसिडेंसी था। बंगाल एक तरह से प्रोविंस था, स्टेट था, एक राज्य था अलग से। 1903 में उत्कल सम्मेलनी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने डिमांड की कि जो उड़िया स्पीकिंग पीपल हैं इस रीजन में, उनको मिला के एक स्टेट बनाया जाना चाहिए। जो भी उड़िया बोलते हैं, उड़िया भाषा, उनको मिला के एक स्टेट बनाया जाना चाहिए। फिर 1 अप्रैल 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग बना दिया गया। फिर 1 अप्रैल 1936 में बिहार को और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और सेपरेट प्रोविंस बना दी उड़ीसा, और बिहार बंगाल में ही रह गया। और बिहार को भी अलग से बना दिया फिर बंगाल से अलग करके। तो जो न्यू प्रोविंस बनी थी, प्रोविंस का मतलब है स्टेट, राज्य, तो ये उड़ीसा बन के आया लिंग्विस्टिक आधार पे अंग्रेजों के टाइम में ही। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या ब्रिटिश टाइम में भी लैंग्वेज के आधार पे स्टेट प्रोविंस को बांटा गया था, तो उसका जवाब होगा यस। लिंग्विस्टिक बेसिस पे उड़ीसा को अलग किया गया था ब्रिटिश रूल में। और इसके फर्स्ट गवर्नर रहे थे उड़ीसा के सर जॉन ऑस्टेन हबक। ये जॉन ऑस्टेन हबक पहले गवर्नर थे, राज्यपाल थे उड़ीसा के। और उड़ीसा को पहले ORISS से लिखा जाता था, फिर इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया था ODISHA, जो अभी फ़िलहाल का नाम है। फिर इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके बाद उड़ीसा में ज्वाइन करने के लिए 27 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको राजा, यहाँ पे छोटे छोटे रीजन थे, राजा रूल करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उड़ीसा को ज्वाइन कर लिया। और फिर एक उड़ीसा स्टेट बन गया 1947 में 15 अगस्त को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है असमीज गमोसा।
ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। देखो अभी हाइब्रिड गमोसा का यूज किया गया एक फेलिसिटेटिंग में, यानी कि एक तरह से एक ओकेजन हो रहा था, वहाँ पे हाइब्रिड गमोसा का यूज किया गया गेस्ट को देने के लिए। लेकिन असम में इसके लिए प्रोटेस्ट देखने को मिला, विद्रोह देखने को मिला कि हाइब्रिड गमोसा यूज़ ना किया जाए, जो हमारा ओरिजिनल गमोसा है उसका यूज किया जाए। हाइब्रिड गमोसा का मतलब है जो ओरिजिनल असमीज का गमोसा है उसमें कुछ मिक्स कर दिया। जैसे देखो ये असमीज गमोसा है, गमोसा का मतलब ये समझ लो एक टावल है, तौलिया टाइप, स्वापा या स्वापी बोलते हैं अलग अलग रीजन में, या टावल या तौलिया, इस तरह से जो गले में डाली जाती है स्वागत के लिए या किसी के सम्मान के लिए स्टेज वगैरह पे। तो ये जो गमोसा बोलते हैं इसको असम में। तो ये गमोसा असम में बहुत ही फेमस है, इसको गमोसा या गमोचा इस तरह से लिखा जाता है। ये हैंड वूवन रेक्टेंगुलर कॉटन पीस होता है, ये कॉटन से बनाया जाता है और हाथ से बुनाई होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर आयताकार बोल सकते हो हिंदी में, रेक्टेंगुलर। और रेड बॉर्डर होता है, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट मोटिव्स मतलब थीम होती है इसमें, इस तरह से रेड और वाइट क्रीम कलर की। ट्रेडिशनली देखो ये एल्डर्स और गेस्ट को ऑफर किया जाता था उनके रेस्पेक्ट के लिए। जो कोई गेस्ट आता है मान लो घर में या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान के लिए ये दिया जाता है ट्रेडिशनली असम में। और असम की जो सोशियो रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं उनका इंटीग्रल पार्ट है। तब भी कोई मान लो वहाँ फेस्टिवल है या कोई भी सेरेमनी हो रही है, कोई उत्सव हो रहा है, उस टाइम पे सम्मान के लिए ये यूज किया जाता है गमोसा। स्पेसिफिक पर्पज़ क्या होता है इसका? स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए देखो ये ट्रेडिशनली टाइम से असम में पैट सिल्क से भी बनाया जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल होता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर भी इसमें यूज किए जाते हैं, रंग यूज किए जाते हैं इसको बनाने में। गमोसा जो है ये एक्सचेंज किया जाता है बिहू फेस्टिवल के दौरान भी। बिहू असम का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, फेस्टिवल है, उस टाइम पे भी ये गमोसा एक्सचेंज किया जाता है। बिहू को वहाँ बिहू वान के नाम से भी जानते हैं। तो एक यूनिक स्कार्फ है जिसको जीआई टैग में मिल चुका है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग असम को मिल चुका है। ये देखो जो टैग दिया जाता है ये किसी आदमी को नहीं दिया जाता है, एक रीजन को, एक एरिया को, एक क्षेत्र को दिया जाता है। जैसे असम को दे दिया जीआई टैग गमोसा के लिए। अब गमोसा जो है जीआई टैग मिल गया इसको, यानी कि गमोसा को कोई और स्टेट या कोई और रीजन, कोई मान लो तौलिए को बना के गमोसा के नाम से नहीं बेच सकता है। इसको 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग किसी को भी एरिया को, और वो एक्सटेंड भी करा सकता है अगले 10 साल के लिए। और जब किसी प्रोडक्ट की यूनिक क्वालिटी होती है तभी दिया जाता है, चाहे हाथ से बना प्रोडक्ट हो, चाहे फैक्ट्री से बना हुआ हो, चाहे फिर किसी लोकल लेवल पे बना हुआ हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, चाहे कृषि का कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, उत्पाद हो, कोई भी क्रॉप हो, फसल हो, कुछ भी, उसको जीआई टैग दिया जा सकता है। जीआई टैग एक एक्ट के द्वारा दिया जाता है हमारे इंडिया में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है 1999 का, इसके तहत दिया जाता है। ये कोई भी एरिया रजिस्टर करा सकता है अगर उसकी कोई प्रोडक्ट की यूनिक क्वालिटी है। और ये इंटरनेशनली भी लागू होता है WTO के रूल्स के अनुसार, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसे हिंदी में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। इसके तहत पूरे वर्ल्ड वाइड भी लागू होता है। अगर किसी रीजन को हमारे इंडिया में जीआई टैग मिला हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में भी कहीं उस नाम से नहीं बेचा जा सकता है वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए भी। रिसेंटली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की इंडिया में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का टारगेट ये है कि हमारे इंडिया से जो एक्सपोर्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, टारगेट रखा है बढ़ाने का। अभी लगभग $760 का ये टारगेट, मतलब अभी अचीव कर पाए, इतना हमारा ट्रेड करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज को मिला के। ये हमने देखो पिछले कई लेक्चर में डिस्कस भी किया है अलग से, कितना टारगेट है, कितना रखा है, कितना हमने अभी तक एक्सपोर्ट किया है। तो ये जो एक स्कीम है पीएम मित्रा स्कीम, इसमें ये टारगेट ऐड किया गया। इंटीग्रेटेड, ये प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम है। ये देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम के अंडर ही लॉन्च की गई थी ताकि इसका बेनिफिट इसमें ऐड किया जा सके, पीएम मित्रा स्कीम का। ये ट्रेडिशनल प्रमोशन स्कीम है, ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है और ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
एक तरह से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ करने के लिए ये स्कीम लागू की जाती है। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ये कैपिटल गुड्स स्कीम है, ये किस लिए की जाती है? देखो मान लो कोई यहाँ हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी ये कुछ प्रोडक्ट बनाती है मैन्युफैक्चर कंपनी, और लेकिन इसे कुछ बनाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब बाहर से ये इंपोर्ट करेगी तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाएगी, टैक्स कर नहीं लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? ये ऐसी वस्तुएं, ऐसा माल होता है जो ड्यूरेबल होती हैं, काफ़ी समय तक चलती हैं और कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए यूज होती हैं। जैसे मान लो हमने बाहर से कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मान लो स्टील इंपोर्ट किया, स्टील, तो स्टील से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये ड्यूरेबल भी है और ये दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए यूज भी हो रहा है। तो स्टील क्या हो गया? एक कैपिटल गुड हो गया, कैपिटल गुड्स, वस्तु या सेवा। तो इसका जो पर्पज है, उद्देश्य यही होता है कि हम ऐसी गुड्स मंगाएं जो लंबे समय तक चलें, कैपिटल गुड्स हों और प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हों, और फिर उनसे हम प्रोडक्ट बना के अपने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें, बाहर बेच सकें। तो इसलिए ये स्कीम चलाई गई है। 1 अप्रैल 2015 से फर्स्ट टाइम ये ऑपरेशनलाइज कर दी गई थी और इसका टारगेट यही था कि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें हम। जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स है, इसे एडमिनिस्टर कौन करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक ऑफिसर हैं, ये करते हैं DGFT। और किसके अंडर काम करता है ये ऑफिसर? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के द्वारा गवर्न की जाती है ये स्कीम। क्या क्या फीचर हैं और इसके? देखो इस स्कीम में कैपिटल गुड्स हैं, चाहे प्री प्रोडक्शन के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो सब जीरो कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट की जाती हैं हमारे इंडिया में। मतलब इंडियन गवर्नमेंट उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती। कस्टम ड्यूटी वो होती है जब हम बाहर देश से कोई सामान मंगाते हैं या बेचते हैं, तो जो ड्यूटी कर लगती है उसको बोलते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, ये सब कस्टम ड्यूटी होती है। तो इसमें मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट भी दी जा सकती है, सपोर्ट नहीं भी दी जा सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। लेकिन इसमें सेकंड हैंड गुड्स हैं, वो उनको परमिशन नहीं होती स्कीम के अंदर, उन पे टैक्स लगेगा ही लगेगा, ड्यूटी लगेगी अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स मंगा रहा है तो। और PM मित्रा स्कीम क्या है जो इसके अंदर अटैच कर दी गई है? PM मित्रा स्कीम देखो इसमें क्या है, टेक्सटाइल को हमारे इंडिया में प्रमोट करना है। टेक्सटाइल का मतलब कपड़े, अपैरल, इस इंडस्ट्रीज को, चाहे कोई स्पिनिंग करना हो, वीविंग बुनना हो, प्रोसेसिंग करनी हो, डाई करनी हो कपड़े पे, या प्रिंट करना हो, या कोई गारमेंट कपड़ा बनाना है, ताकि उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। लॉजिस्टिक कॉस्ट में आ जाता है जैसे किसी सामान को हम स्टोर करके रखते हैं, फिर उसे पैकेज करते हैं, फिर उसे गाड़ियों में चढ़ाते हैं, भरते हैं, फिर उसे लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ये सारे सिस्टम लॉजिस्टिक में आते हैं। तो ये कॉस्ट जो कीमत आती है इसको कम किया जा सके, और जितना भी मान लो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में जितना भी प्रोसेस होते हैं उनको एक लोकेशन पे सारे जितने भी चाहिए उनके लिए प्रोसेस, वो सब एक जगह पे उपलब्ध हो सकें सारे के सारे। तो इसलिए PM मित्र स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें PM मित्र पार्क बनाए जाते हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है कि ताकि जो भी फैसिलिटी चाहिए कपड़े को बनाने के लिए, स्पिनिंग से लेके, जो स्पिनिंग है उससे लेके, या फिर वीविंग बुनना है, या डाई करनी है, या गारमेंट बनाना है, कपड़ा बनाना है, सारी फैसिलिटी एक प्लेस पे हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो उपलब्ध। और जब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लेस पे होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में FDI आ सकेगी कपड़े के क्षेत्र में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये क्या है? देखो बाहर से हमारे इंडिया में कोई कंपनी आके इन्वेस्ट करती है, निवेश करती है, खर्चा करती है, पैसा लगाती है किसी ऑलरेडी कंपनी में, या फिर दूसरा नई अपना कंपनी खोले कोई भी, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो जॉब भी क्रिएट होंगी इस सेक्टर में, कपड़ा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे लोगों को। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके स्पेशल पर्पज व्हीकल भी चलाती है इसके लिए। ये स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होते हैं? देखो इसके नाम में व्हीकल लगा है, लेकिन ये कोई वाहन, गाड़ी, कार कुछ नहीं होता। ये समझ लो एक तरह से ग्रुप होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों गवर्नमेंट हो सकती हैं, या प्राइवेट या गवर्नमेंट मिलकर दोनों एक ग्रुप बना सकते हैं। किसी
पर्टिकुलर काम को पर्टिकुलर लिमिट में पूरा करने के लिए, सर्टेन लिमिट में पूरा करने के लिए किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है ये ग्रुप एक तरह से, और उस काम को पूरा किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस प्रोजेक्ट को लागू किया जाता है। तो इसमें स्पेशल पर्पज व्हीकल से ये पीएम मित्रा स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है, लोग मतलब लागू की जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलके। इसमें फंडिंग कितनी दी जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, जो कपड़ा उद्योग मंत्रालय है, वो देखो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देता है 500 करोड़ की एक पार्क के लिए। एक जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाता है पर पार्क, उसके लिए दी जाती है। कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है 300 करोड़ रुपए का पीएम मित्रा स्कीम के अंदर, और इंसेंटिवाइज किया जाता है, मतलब उन्हें और लाभ दिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी देखो पीएम मित्रा स्कीम के अंदर अगर पीएम मित्रा पार्क कहीं पे बनाना है, मान लो यहाँ पे पीएम मित्रा पार्क बनाना है, ये पार्क वो वाला पार्क नहीं जिसमें घास वगैरह, ये पार्क मतलब ये है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए यहाँ पे, ऐसी बिल्डिंग या रोड कुछ ऐसा फैसिलिटी बनाई जाए जो कपड़े बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये पीएम मित्रा पार्क वही होंगे। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट 1000 एकड़ की भूमि कम से कम प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ पे ऐसे पीएम मित्रा पार्क बनाए जा सकें, ऐसी फैसिलिटी बनाई जा सकें कि टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग वहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। देखो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड किंगडम है, जो यूके आपको पता है कहाँ पे, ये देख रहे हो आप यूनाइटेड किंगडम, इसने अभी ज्वाइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए न्यूज में आया। और देखो यूके ने जो ज्वाइन किया है, ये यूरोप में फर्स्ट ऐसा कंट्री बन गया है जिसने ज्वाइन किया है, यूरोप में पहला कंट्री बना है जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फॉर ट्रांस पैसिफिक, ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये 2018 से लागू की गई थी, मतलब शुरू हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? देखो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक तरह से एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है 11 नेशन के अंदर, मतलब 11 नेशन के साथ। किस लिए? ताकि ट्रेड में कोऑपरेशन कर सकें, एक दूसरी कंट्री में व्यापार को बढ़ा सकें। ये 11 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कंट्री। 2018 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इससे पहले देखो एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई थी, यानी कि अमेरिका ने बनाई थी ये, लेकिन अमेरिका 2017 में इससे बाहर आ गया था। जब अमेरिका बाहर आ गया था तो फिर जो सारी 11 कंट्री थी उन्होंने नया एग्रीमेंट साइन कर लिया, और नया एग्रीमेंट साइन करके ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये साइन कर लिया। क्योंकि अब यूएस नहीं है इसमें, अमेरिका नहीं है। जब अमेरिका था तो इसका नाम सिर्फ था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अमेरिका बाहर आ गया तो ये इतना लंबा नाम इसका बना दिया गया, और इसमें और कंट्री भी ऐड हो गई। और इसमें जो 11 कंट्री जिसके मेंबर हैं वो देखो सारे के सारे मेंबर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के भी मेंबर हैं, और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में 21 एशिया और पैसिफिक से कंट्री हैं। 1989 में इसको बनाया गया था अपेक को। 21 देश इसके मेंबर हैं, ये 21 देश हैं इसके मेंबर, ये देख सकते हो आप। इंडिया इसमें मेंबर नहीं है, और ना ही ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इंडिया मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है इसमें। और देखो ये क्या काम करता है अपेक, आपस में जो कंट्री इसके मेंबर हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड कोऑपरेशन करते हैं, आपस में व्यापार को बढ़ाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अपेक का? सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर। सिंगापुर कहाँ पे आपको पता है? एशिया में। अब जो अपेक है ये डिसीजन कैसे लेते हैं इसमें? कंसेंसस द्वारा। कंसेंसस का मतलब है कि सहमति से लेते हैं, सारे लोगों की सहमति, मतलब सब कंट्रीज़ की सहमति होगी तब डिसीजन लिया जाएगा। और ये कमिटमेंट भी कर सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। तो यही था अपेक और इस कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्टिल डे परेड। ये बेस्टिल डे परेड हर साल होती है फ्रांस में, फ्रांस का एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। इस साल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है फ्रांस ने बेस्टिल डे परेड में एज ए गेस्ट की तरह, जैसे हम अपने रिपब्लिक डे में करते हैं ना इनवाइट किसी कंट्री को, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को, इस तरह से बेस्टिल डे की जो परेड होती है फ्रांस की, वो हर साल किसी गेस्ट को इनवाइट करता है। इस साल हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है। ये पेरिस में होती है, फ्रांस की कैपिटल है जो पेरिस।
ये मिलिट्री परेड है, ये देखो मिलिट्री की परेड होती है। इसे 14 जुलाई मिलिट्री परेड के नाम से भी जानते हैं या फिर बेस्टिल डे परेड के नाम से भी जानते हैं। 14 जुलाई को ही होती है ये हर साल और पेरिस में होती है। 1880 से हो रही है ये, 1880 से। और सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेगुलर मिलिट्री परेड है ये पूरे वर्ल्ड में जो हो रही है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी नहीं है, जो सबसे पुरानी ऐसी मिलिट्री परेड हो रही है उनमें से एक ये भी है। 14 जुलाई ही क्यों मनाई जाती है, मतलब 14 जुलाई को परेड क्यों की जाती है? देखो 1789 में 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 में एक जेल है बेस्टिल प्रिजन जिसका नाम है, ये बेस्टिल प्रिजन जेल है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पहले फ्रांस में उस टाइम पे मोनार्कियल सिस्टम था, यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था, ऑटोक्रेसी थी, उससे लोग परेशान थे। यहाँ पे मतलब राजा का रूल था, डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। तो यहाँ लोग परेशान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और क्रांति शुरू होने वाली थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे पहले ये विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह के दौरान ये क्या गए, बेस्टिल जो प्रिजन है, यहाँ जेल बनी हुई थी, उस पर अटैक कर दिया कुछ लोगों ने। 14 जुलाई को अटैक किया। यहाँ पे जो वीपन्स, हथियार वगैरह रखे होते, बारूद रखे होते, उनको छीनने के लिए इन्होंने कर दिया अटैक। और यहाँ पे कुछ 7-8 प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको भी आज़ाद कर दिया था यहाँ से। तो एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति एक तरह से स्टार्ट हुई थी, एक तरह से स्टार्ट क्या, बहुत पीक पे आ गई थी इसके बाद से, जिसके बाद से आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए डिमांड हुई थी। तो इसलिए ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 जुलाई को, क्योंकि 14 जुलाई को ही बेस्टिल प्रिजन में इन लोगों ने अटैक किया था और डेमोक्रेसी के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट था फ्रांस में। तो ये फ्रांस में नेशनल डे ऑफ फ्रांस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय दिवस, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्डोस्टीरियम पर्प्यूरियम। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बस आपको ये याद रखना है, ये एक फंगस है। फंगस आप जानते हो, कवक बोलते हैं हिंदी में, कवक या फफूंद बोल सकते हो, कवक। ये फंगस है जो अभी देखो, जो पहली बार ऐसा देखा गया कि इस फंगस के कारण एक आदमी को इन्फेक्शन हो गया कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, वहाँ पे एक 61 साल के आदमी को इन्फेक्शन हो गया। अब से पहले देखो किसी भी को भी ऐसा देखा नहीं गया कि इस फंगस से आदमी को कोई परेशानी हुई हो या किसी में इन्फेक्शन हुआ हो। पहली बार ऐसा पूरे वर्ल्ड में केस आया है कि किसी आदमी को इस फंगस से इन्फेक्शन हो गया। ये देखो इस तरह की दिखती है फंगस, ये प्लांट फंगस है। ये अब तक सिर्फ प्लांट में देखी गई थी कि ये पौधे में लगती थी फंगस, और उसमें सिल्वर लीफ नाम की एक बीमारी हो जाती थी प्लांट में, पौधों में। ये कॉमनली टेम्परेट रीजन में होती है। टेम्परेट रीजन जो नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे टेम्परेट रीजन में होती है। टेम्परेट रीजन आप जानते हो, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये 2D मैप देख सकते हो आप यहाँ पे, ये वाला मैप देख लो, ये पूरा अर्थ है। तो अर्थ का ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, बीच की जो रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच। उससे 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इससे आगे 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री 20.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ, यहाँ से लगभग ऊपर जाओगे आप 35 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल रीजन, फिर 35 से आपका 45 या 60 डिग्री तक, 60 डिग्री तक ये आपका हो गया आपका टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन हो गया। तो ये टेम्परेट रीजन है जो यहाँ पे नदर्न और सदर्न रीजन में ये फंगस अपने आप को ग्रो करती रहती है, यहाँ पे पाई जाती है कॉमनली। तो इसके बारे में बस इतना याद रखना, ये आ जाए बड़ा सा नाम। तो ये क्या है, ये एक फंगस है, फंजाई है, इतना याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक है सर्टेन मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। देखो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्टेन, इसके लिए अभी डीओपीटी है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसने ना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उसको प्रपोजल भेजा था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है सर्टेन, इसको आरटीआई के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ये
स्टेप ले सकती है कि इसको आरटीआई के दायरे से बाहर निकाला जाए, जो सूचना का अधिकार है। मतलब कोई भी आदमी फिर आरटीआई दाखिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकेगा। जैसे अगर इसको सेकंड शेड्यूल में डाल दिया, जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, आरटीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में अगर इसको डाल दिया, तो फिर जैसे सीबीआई और बीएसएफ अभी सेकंड शेड्यूल में डली हुई हैं, कोई भी आरटीआई दाखिल करके इनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता सीबीआई बीएसएफ से, ऐसे ही फिर सर्ट इनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकेगा आरटीआई दाखिल करके। तो हमें पढ़ना है सर्टिन के बारे में। ये क्यों न्यूज़ में थी हमने डिस्कस कर लिया। सर्टिन एक ऑफिस है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अटैच है ये ऑफिस, इसके अंडर काम करता है। 2004 में इसको बनाया गया था। आईटी एक्ट 2000 जो पास किया था उसके अंडर सर्टिन को बनाया गया था। नोडल एजेंसी किस लिए? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के लिए काम करती है। अगर मान लो कंप्यूटर मोबाइल पे कोई हैकिंग होती है या किसी के अश्लील फ़ोटो जारी कर दिए जाते हैं या कुछ भी आपके पेमेंट बैंक से निकल दी जाती है, जो भी ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, जो भी खतरे होते हैं इंटरनेट के जरिए, डिजिटल सिस्टम के जरिए, तो इनको रोकने के लिए काम करती है, इनसे डील करती है। सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस प्रोवाइड करती है इंटरनेट पे इंडिया में, कोऑर्डिनेट करती है प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो ऐसे इंसिडेंट है, किसी का डेटा चुराया जाता है या रैंसमवेयर अटैक किए जाते हैं। रैंसमवेयर अटैक, मान लो आपके मोबाइल में कोई मालवेयर भेज दिया, कोई सॉफ्टवेयर भेज दिया ऐसा कि उसने आपका पूरा सिस्टम बंद कर दिया, और आप जब भी खोल रहे हो उस पर एक लिखा आ रहा है, कुछ पासवर्ड डायल करने के लिए लिखा आ रहा है कि आप इतने 1000 रुपये या 10,000 1 लाख रुपये मेरे अकाउंट में भेजो, तभी मैं बताऊंगा, नहीं वरना सारी डिटेल आपकी डिलीट कर दूंगा। ऐसे आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। तो जब ये राशि मांगी जाती है फिरौती की, उसी को बोलते हैं रैंसमवेयर अटैक, यानी कि आपसे कुछ मांगा जा रहा है उसके बदले में, अगर आपको अपना ही कंप्यूटर या मोबाइल एक्सेस करना है तो। और ये सॉफ्टवेयर जो वनरेबिलिटी है इनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिन। ये काम है सर्टिन के। तो आपको याद होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, कब बनी है, कौन से एक्ट के अंदर बनी है, आईटी एक्ट 2000 के अंदर बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है, पहली बार पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे फॉर जीरो वेस्ट मनाया गया। ये 30 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया गया। किस लिए? ताकि जो वेस्ट होता है, कचरा निकलता है, इसको कम किया जाए और रोका जाए, और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है हम कोई जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक हैं या कुछ भी है, जैसे प्लास्टिक का यूज करना, ये कम से कम करें, इसका यूज रिड्यूस करें, या दोबारा रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज करें, और फिर रिसाइकल करें इसे। मतलब एक तरह से जो हम भी संसाधन यूज कर रहे हैं, जो संसाधन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज किया जाए, मतलब कम से कम यूज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसाइकल या रीयूज किया जाए। ये सर्कुलर इकोनॉमी, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 11 और 12 नंबर के, उनको अचीव किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप जानते हो, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अलग से लेक्चर बना हुआ है, इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ये जो किसने एस्टेब्लिश किया है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ये यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, और यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इन दोनों ने मिलकर ये शुरू किया है, एस्टेब्लिश किया है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको याद होने चाहिए, यूनेप और यूएन हैबिटेट ने इसको स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट को। टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है इसका? देखो, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता वेस्ट के बारे में कम से कम किया जाए, और जीरो वेस्ट इनिशिएटिव चालू किए जाएं हर एक कंट्री में, ताकि ग्लोबल वेस्ट जो क्राइसिस है उसको टैकल किया जा सके। अगर यूएस की बात करें, अमेरिका की, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेस्ट यूएस जनरेट करता है, और पूरे वर्ल्ड का एवरेज है ना जो, उससे ज़्यादा जनरेट करता है। ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे पर पर्सन जनरेट करता है अमेरिका में 4.5 पॉइंट, मतलब एक आदमी यूएस में एक दिन में एक आदमी 2 किलोग्राम वेस्ट जनरेट कर देता है, मतलब 2 किलोग्राम वेस्ट वो फेंक देता है ऐसी अर्थ पे, जो नुकसान पहुंचाता है, पॉल्यूशन करता है इन्वायरमेंट में। और अगर वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में पर कैपिटा वेस्ट, यानी कि एक आदमी एक दिन में 670 ग्राम ही वेस्ट जनरेट करता है, और अमेरिका में 2 किलोग्राम, बहुत ही कम है, मतलब 1/4 से भी कम है, 1/4 से कम है लगभग। और स्वच्छ उत्सव 2023 चलाया हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। ये इसलिए लॉन्च किया ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, और गार्बेज फ्री सिटीज, ये कैंपेन चलाया कि सिटीज को गार्बेज फ्री बनाया जाए,
कोई भी कूड़ा करकट किसी सिटी में ना हो, और 1000 सिटीज़ कम से कम उनको 3 स्टार दिया जाए। 3 स्टार एक तरह से इसलिए दी जाते हैं स्टार, ताकि एक दूसरी सिटी में कंपटीशन बढ़ाया जा सके। अगर मान लो किसी सिटी को 3 स्टार मिलेगा, 5 स्टार मिलेगा, यानी कि वो सिटी स्वच्छ है, साफ़ सुथरी है, वहाँ पे कचरा कम होता है। और जब क्लीन सिटी में किसी की रैंकिंग अच्छी आएगी, अच्छे स्टार मिलेंगे, तो दूसरी सिटी भी यही सोचेगी, फिर वहाँ के ऑफिसर भी ये प्रयास करेंगे कि अपनी सिटी को भी हम साफ़ सुथरा रखें। तो अक्टूबर 2024 तक का टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर 1000 सिटी को गार्बेज फ्री 3 स्टार सिटी बनाना है। ये जो स्टार रेटिंग है 2018 में लॉन्च की थी, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर जो दूसरा फेज जारी किया था इसका, स्वच्छ भारत मिशन का, ताकि लोकल अर्बन बॉडीज में कंपटीशन बढ़ाया जा सके। ओडीएफ प्लस विलेजेस भी इंडिया में इंक्रीज हो गए हैं 2022 से। 2022 में 7% थे और मार्च 2023 में 40% हो गए ओडीएफ प्लस विलेज। ये ओडीएफ प्लस क्या होता है? देखो, स्वच्छ भारत मिशन जब चलाया था तो इसमें देखो टॉयलेट कैंपेन भी चलाया था, टॉयलेट कैंपेन 2.0। इसमें देखो पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट हैं जो अर्बन इंडिया में, मान लो शहरों में जो टॉयलेट बनी होती हैं सिटीज़ में, तो उनको मेंटेन करके रखना था। और इंडिया में 100% ओडीएफ फ्री स्टेटस 2019 में ही हासिल कर लिया हमने। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 5 सालों में 100% ओडीएफ फ्री स्टेटस हमने अचीव कर लिया कागजों में। ओडीएफ प्लस का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब ओपन में कोई शौच आदि करने, टॉयलेट वगैरह करने खुले में ना करने जाए, वो टॉयलेट में करे जो भी उसे करना है, सूसू वगैरह सब कुछ। 2021 में स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज लॉन्च किया। और अमृत का भी, अमृत देखो 2015 में लॉन्च की थी। इसमें यह था कि 500 सिटी को एक तरह से बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करनी है अर्बन एरियाज़ में। इसका सेकंड फेज लॉन्च किया गया 2021 में। और इसमें ये टारगेट रखे गए कि हर सिटी में 100% वाटर सप्लाई दी जाए, घर घर में पानी की फैसिलिटी दी जाए, और गार्बेज सिटी बनाया जाए, कोई कूड़ा करकट ना हो किसी भी सिटी में। 2014 से 2019 में ओडीएफ फ्री का स्टेटस हासिल कर लिया इंडिया ने। तो ओडीएफ का मतलब ये है कोई भी एक सिंगल पर्सन भी कहीं पे ओपन में डेफिकेट ना करे, शौच आदि ना करे, टॉयलेट करने ना जाए, सूसू करने ना जाए, कुछ भी करने ना जाए, खुले में टॉयलेट में करे जाके। ओडीएफ प्लस का मतलब ये है कि एक आदमी भी सिंगल डिफिकेट ना करे ओपन में, और जो कम्युनिटी या पब्लिक टॉयलेट हैं उनको मेंटेन करके रखे सिटी या किसी गांव में। जो कम्युनिटी टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, गवर्नमेंट टॉयलेट, उनको मेंटेन करके रखाया जा सके। ऐसा नहीं है एक बार बना दिया और फिर टूटी फूटी पड़ी हैं, उनको मेंटेन करके रखा जाए। ओडीएफ प्लस प्लस है जो, ये देखो इसका मतलब ये है ओडीएफ प्लस तो हुई कोई भी सिटी या विलेज, लेकिन उसमें जो टॉयलेट का वेस्ट जनरेट होता है उसको ट्रीट किया जा सके, उससे गैस वगैरह बनाई जा सके, उसका मैनेजमेंट किया जा सके, सेप्टेज मैनेजमेंट, स्लज मैनेजमेंट। एक है वाटर प्लस। वाटर प्लस ये है जो उसमें से वेस्ट वाटर निकलता है उसको ट्रीट भी किया जा सके, उसको साफ़ सुथरा करके दोबारा से रीयूज़ किया जा सके, ये है वाटर प्लस का मतलब। तो यही टॉपिक थे आज के। और देखो मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाया 2-3 दिन। जो अभी हमारे लेक्चर बचे हुए हैं उन्हें हम आज या कल में कंप्लीट कर लेंगे।